Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is Prose 6th Julius Caesar of 8th class, the Jammu and Kashmir State Board of School Education. I am going to explain this prose only in Hindi and अगर आपको हिंदी इंग्लिश वाला प्रोज चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 8th इंग्लिश में चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे ही जूलियस सीजर एक लंबे युद्ध के बाद जीतकर घर वापस लौटता है, रोम के लोग उसका खुशी के साथ स्वागत करते हैं. लेकिन मंत्रिसभा के कुछ सदस्य जो कि ब्रूट्स की तरफ से हैं, दिन दहाड़े उसकी ये सोचकर हत्या कर देते हैं कि उसकी बढ़ती हुई शक्ति तथा महत्व आकांक्षा रोम को हानि पहुंचाएगी. जूलियस सीजर के समर्थक षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध एक वर्ष लंबा युद्ध छेड़ देते हैं और अंत में सभी राजद्रोही मारे जाते हैं. तो ये तो था ओवरऑल जो आपको ग्रीन वाले बॉक्स में दिख रहा है. अब हम अपना प्रोज स्टार्ट करते हैं. 2000 साल पहले रोम में एक महान सैनिक तथा नेता रहता था जिसका नाम जूलियस सीजर था. वह समूचे यूरोप में एक विजेता के रूप में प्रसिद्ध था और उसके लोग उसकी एक राष्ट्रीय नायक के रूप से प्रशंसा करते थे. उस समय रोम में एक बहादुर आदमी रहता था जिसका नाम ब्रूट्स था. उसके नैतिक गुण बहुत ही अच्छे और समाजजनक थे और वह सीजर का परम खास मित्र था. ब्रूट्स उसकी बढ़ती हुई महत्व आकांक्षा को बहुत व्याकुलता के साथ देखता था तथा अपनी स्वयं महत्व की भावना से परेशान रहता था. ब्रूट्स और उसके जीजा कैसियस को संदेह था कि सीजर को राष्ट्रीय खेलों के दौरान ताज की पेशकश की जा सकती है जब वहां हजारों की संख्या में लोग होंगे. कैसियस रोम के एक ऐसे दल का सदस्य था जो नहीं चाहता था कि सीजर को राजा बनाया जाए और उसके साथियों ने उसको ब्रूट्स को मनाने के लिए भेजा था कि वह उनके साथ शामिल हो जाए और इनका नेता बन जाए. इसलिए कैसियस ने ब्रूट्स के मन में सीजर के विरुद्ध जहर घोलना शुरू कर दिया. वह अपने आप को इतना महान क्यों समझे? मैं भी उतना ही स्वतंत्र पैदा हुआ था जितना कि सीजर. तुम भी. हमने भी वैसा ही भोजन खाया है जैसा कि उसने, और हम दोनों भी सर्दियों की ठंड को उतना बर्दाश्त कर सकते हैं जितना कि वह. परंतु अब ये आदमी देवता बन गया है. मैंने इन चीजों के बारे में बहुत बार सोचा है, ब्रूट्स ने उत्तर दिया. कास्का, जो कि कैसियस के दल का एक अन्य सदस्य था, खेलों में उपस्थित था. उसने उन्हें बताया कि मार्क एंथनी एक अन्य प्रसिद्ध सैनिक तथा सीजर का मित्र था. मार्क एंथनी ने सीजर को 3 बार ताज पेश किया. प्रत्येक बार सीजर ने इनकार कर दिया, परंतु हर बार उसके इनकार की तीव्रता कम थी. कास्का को पूरा भरोसा था कि अगर एक बार और सीजर को ताज पेश किया गया तो वह इससे स्वीकार कर लेगा. ब्रूट्स बहुत ही परेशानी की अवस्था में गिर गया. वह बिल्कुल भी सो नहीं पाया और हैरान हो रहा था कि सीजर को उसकी घमंडी स्वभाव तथा अति महत्वाकांक्षा से भरपूर लालच से छुटकारा कैसे दिलवाया जाए. ये उसकी मृत्यु के द्वारा हो सकता था. उसने अंत में उदासीपूर्वक निर्णय लिया. हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि निरंकुश शक्ति हासिल कर लेने के बाद सीजर कैसा व्यवहार करेगा. आधी रात के समय कैसियस, कास्का, डेसियस तथा उसके दल के अन्य सदस्य गुप्त रूप से ब्रूट्स से मिलने के लिए आए. वहां उन्होंने इकट्ठे अपनी योजना बनाई. सीजर की कैपिटल यानी नगर पर यहाँ वह लोगों को संबोधित करने जा रहा था. अगले ही दिन हत्या कर दी जाने वाली थी. वह तो मार्क एंथनी को भी मार देना चाहते थे, परंतु ब्रूट्स इसकी इजाजत ना देता. उसने कहा, एंथनी सीजर का मात्र एक अंग है.
जब सीजर का सिर दर्द से अलग किया जाएगा तो वह सीजर के एक बाजू से बढ़कर कुछ भी नहीं करेगा। उसने अपना सिर हिलाया और बड़े आग्रह के साथ बोला, काश हम लोग सीजर को मारे बगैर उसकी महत्वाकांक्षा से छुटकारा कर सकते, परंतु मुझे संदेह है कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सीजर को मारना ही होगा। लेकिन दोस्तों, आओ हम उसे बहादुरी से मारें, ना कि क्रोधपूर्वक। हमें अपने मन में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि केवल सीजर को मारा जाए। अगला दिन अंधकारमय था तथा बादलों से घिरा हुआ था। सारी रात बादल गड़गड़ा रहे थे तथा आसमान में बिजली चमकती रही थी। तूफान आया था, धरती हिल रही थी तथा कांप रही थी। सीजर की पत्नी कैलपर्निया ने उससे आग्रह किया कि वह उस सुबह कैपिटल ना जाए। उसने एक बहुत ही भयानक स्वप्न देखा, जिसमें उसने देखा कि सीजर की प्रतिमा, जो कि बाजार में लगी थी, खून उगल रही थी और रोम के लोग मुस्कुराते हुए आए और उन्हें उसके खून से अपने हाथ धोए। उसने सीजर को बताया, किसी ने बाजार में एक शेर को घूमते हुए देखा तथा कब्रों में मुर्दे निकलकर बाहर आए। हवा में युद्ध के समय होने वाली आवाजें थी। आदमी और घोड़े दर्द से कर्रा रहे थे। सीजर की पत्नी कहती है, ओ सीजर, ये सब चीजें समझ से बिल्कुल परे हैं और मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चेतावनी है। तुम्हारे साथ कोई बहुत भयंकर घटना घटने वाली है। सीजर ने अपनी पत्नी को दिलासा देने की कोशिश की, परंतु लास्ट में वह उसे घर पर ही रुकने के लिए मनाने से सफल हो गई। कैसियस को ऐसा होने का संदेह था और उसने डेडियस को सीजर को बुलाना तथा उसे कैपिटोल पर लाने के लिए भेजा। जब डेडियस ने कैलपर्निया के स्वप्न के बारे सुना तो वह उसके डरों पर हंस दिया। तुमने सपने का बिल्कुल गलत अर्थ निकाला है। सीजर की प्रतिमा से निकलते हुए खून, जिसमें कि रोम के बहुत से मुस्कुराते हुए लोग अपने हाथ धो रहे थे, का अर्थ है कि महान रोम सीजर से ताज़ा खून पिएगा। वह सीजर की ओर मनाने वाले अंदाज में मुड़ा। इसका अर्थ निकालता है कि तुम्हारे शासन में लोगों को एक नई खुशहाली प्राप्त होगी। तुमने इसकी व्याख्या बड़े अच्छे तरीके से की है, सीजर ने कहा। कैशियस जो है सीजर की पत्नी को बोलता है कि जो तुम्हारे सपने का मतलब था, ऐसा कुछ नहीं था, तुमने नेगेटिव लिया है सब, लेकिन ऐसा नहीं था, सब अच्छा है। जो सीजर है वो विजय प्राप्त करेगा और सब खुशहाल रहेंगे। और सीजर कहता है, हाँ, तुमने ये सब अच्छे से क्लियरली कहा है। डेसियस ने कहा, जारी रखा, मैंने सुना है कि आज लोगों ने सीजर को ताज पेश करने का निर्णय लिया है। अगर तुम उन्हें यह संदेश भेजते हो कि तुम नहीं आ सकते हो, तो हो सकता है कि उसका मन बदल जाए। इसके अलावा शायद वह तुम्हारा मजाक उड़ाए और कहे, क्या हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि सीजर की पत्नी अच्छे सपने ना देख ले? अगर सीजर स्वयं को छिपा कर रखेगा तो क्या वह धीमे स्वर में नहीं कहेगा, देखो सीजर डर गया है। सीजर अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और बोला, कैलपर्निया, अब तुम्हारे डर कितना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इनके सामने झुक गया। अपना चोगा अपने शरीर से लपेटते हुए वह डेडियस के साथ कैपिटोल के लिए चल पड़ा। सीजर नहीं जानता था कि उसके दुश्मन कैपिटोल पर उसके चारों तरफ उपस्थित हैं। एक के बाद एक वह किसी न किसी बहाने उसके पास आने लगे। जब तक कि वह सब उसके नजदीक आकर खड़े न हो गए, तब कास्का ने अपनी तलवार निकाली और इसे गहराई तक सीजर की पीठ में उतार दिया। दूसरों ने भी उसका अनुसरण किया और सबसे आखिरी में ब्रूटोस आया। जब सीजर ने देखा कि उसका परम मित्र भी उसके विरुद्ध था, तो वह निराशा से जोर से चिल्लाया, तुम भी ब्रूट्स! तब तो सीजर को मर ही जाना चाहिए। और सीजर धरती पर गिर गया और उसके प्राण पखेर उड़ गए।
सीजर की हत्या में रोमवासियों को पूरी तरह से हैरान कर दिया और उन सब के अंदर डर की भावना उत्पन्न हो गई थी। ब्रूट्स ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के पश्चात लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाया। सीजर के अंतिम संस्कार पर ब्रूटोस ने भयभीत लोगों को इस तरह से संबोधित किया, रोमवासियों तथा देशवासियों, उसने बोला, अब आप मेरी सफाई में सुनो कि ब्रूट सीजर के विरुद्ध क्यों खड़ा हुआ। मेरा उत्तर यह है, इसलिए नहीं कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बल्कि इसलिए कि मैं रोम को ज़्यादा प्यार करता था। क्या आप ये चाहते थे कि सीजर जीवित रहे और आप गुलाम के रूप में मर जाएं, या सीजर मर जाए और आप स्वतंत्र आदमियों के रूप में जीवित रहें? क्योंकि सीजर मुझे प्यार करता था, इसलिए मैं उसके लिए रोता हूँ। क्योंकि वह खुशकिस्मत था, इसलिए मैं खुश होता हूँ। क्योंकि वह बहादुर था, इसलिए मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन क्योंकि वह महत्वाकांक्षी था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उसके प्यार के लिए आंसू हैं, उसके भाग्य के लिए खुशी है, उसकी बहादुरी के लिए सम्मान है, उसकी महत्वाकांक्षा के लिए मृत्यु। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मैंने अपने प्यारे मित्र को रोम की भलाई के लिए मार डाला, लेकिन मेरे लिए भी यही तलवार है। जब कभी भी मेरे देशवासियों को मेरी मृत्यु की आवश्यकता पड़ेगी। इस संबोधना के ने लोगों को प्रशंसा से भर दिया और उन्होंने ब्रूटूस का उत्साह बढ़ाया। अब मार्क एंथनी बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, रोमवासियों, देशवासियों, मुझे ध्यान से सुनिए। मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, ना कि उसकी प्रशंसा करने के लिए। लोग जो बुरे कर्म करते हैं, वह उनके मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अच्छाई अक्सर उनकी हड्डियों के साथ ही दफन हो जाती है। ऐसे ही सीजर के साथ भी है। वह बोलता बोलता रुक गया था, उदास होकर रोमवासियों की तरफ देखा और फिर उसने कहा, जारी रखा, सम्मानजनक ब्रूट्स ने बताया है कि सीजर महत्वाकांक्षी था। अगर ऐसा ही है तो यह एक बहुत भयंकर गलती थी। और भयानक रूप से ही सीजर ने उसका उत्तर दिया। मैं ब्रूट्स की आज्ञा से सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने के लिए आया हूँ। सीजर मेरा मित्र था, विश्वसनीय था और मेरे प्रति सच्चा था, परंतु ब्रूट्स का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था और ब्रूट्स एक आदरणीय व्यक्ति है। सीजर हमेशा ही गरीबियों के प्रति दयालु एवं उदार दिल था। उसके हृदय में उनके लिए बहुत प्रेम तथा करुणा थी। महत्वाकांक्षा अवश्य ही किसी कठोर वस्तु से बनी होती होगी, परंतु ब्रूट्स का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था और ब्रूट्स एक आदरणीय व्यक्ति है। कल खेलों के दौरान आप सबने देखा कि मैंने सीजर को राजसीय ताज पेश किया, जो कि उसने 3 बार ठुकराया दिया। क्या वह महत्वाकांक्षा थी? फिर भी ब्रूट्स का कहना है कि सीजर महत्वाकांक्षी था और ब्रूट्स एक आदरणीय व्यक्ति है। और अब रोमवासी उसके शब्दों से प्रभावित होकर ब्रूट्स के विरुद्ध होने लगे। एंथनी ने जो भी कहा उसमें सच्चाई है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है। याद रहे कि उसने ताज स्वीकार नहीं किया था, इसलिए यह बात पक्की हो जाती है कि वह महत्वाकांक्षी नहीं था। एंथनी ने आगे कहा कि वह उनके दिलों में घृणा तथा क्रोध की ज्वाला भड़का सकता है, परंतु उसने दिखावा किया कि ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ऐसा करके मैं उन आदरणीय व्यक्तियों के साथ गलत कर रहा होऊंगा जिनकी तलवार से सीजर की हत्या हुई है। लोग, जो कि अब पूरी तरह से उसकी तरफ हो चुके थे, चिल्लाए, आदरणीय व्यक्ति, वह तो दृष्ट हत्यारे थे। और एंथनी दोबारा बोला, अगर आपके पास आंसू हैं तो उन्हें बहाने के लिए तैयार हो जाइए। उसने उन्हें सीजर का चोंगा दिखाया, जो कि उन लोगों की तलवार से फटा पड़ा था जिन्हें वह अपना मित्र समझता था। देखिए, ईर्ष्यालु कास्का ने कितनी बड़ा छेद कर दिया है, एंथनी ने चिल्लाकर कहा। और यहाँ प्यारे ब्रूट्स ने वार किया, यह सबसे बुरा गाँव है। आपको पता है कि सीजर उसे कितना प्यार करता था।
और जब उसे पता चला कि ब्रूट्स विश्वासघाती था तो उसका विशाल हृदय चकनाचूर हो गया। लोग चिल्लाए, ओ सम्माननीय सीजर, ओ घृण्य दृश्य, हम बदला लेंगे। बदला लेने के लिए चिल्लाते हुए वह बड़ी तेजी से सीजर की हथियारों की तलाश में बाजार के बाहर दौड़ गए और मार्क एंथनी को बड़ी संतुष्टि हुई। उसकी योजना के प्रथम भाग ने अपना काम कर दिया था। ब्रूट्स और कैसियस भागकर ग्रीस चले गए। लगभग 1 वर्ष बाद वह सार्डिस में अपनी सेना के साथ अपने खेमे में थे और एंथनी सीजर का एक अन्य मित्र के साथ अपनी सेना के साथ फिलिपी के नगर के पास कुछ मील की दूरी पर था। इस 1 वर्ष के दौरान ब्रूट्स एक उदास तथा कटु किस्म का व्यक्ति बन चुका था। उसके साथी अपने आदर्श गंवा चुके थे तथा आपस में ही लड़ते रहते थे। सार्डिस में उसे समाचार प्राप्त हुआ कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसकी कटुता में शोक भी शामिल हो गया। ब्रूट्स फिलिपी की ओर बढ़ना चाहता था और मार्क एंथनी पर हमला करना चाहता था, लेकिन कैसियस उसके विरुद्ध था। वह इस बात की प्रतीक्षा करना चाहता था कि शत्रु खुद उनके पास चलकर आए, परंतु ब्रूट्स ने कैसियस को मना लिया और वह फिलिपी के लिए कुछ कर गए। ऑक्टेवियस और मार्क एंथनी एक अच्छी रक्षा स्थिति में थे और उनके पास एक आराम के पश्चात तरोताजा हो चुकी सेना थी। युद्ध के लिए तैयारी करते हुए कैसियस ने ब्रूट्स से कहा, अगर इस युद्ध में हमारी हार हुई तो क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि तुम्हें रोम की गालियों में से एक बंदी बनाकर ले जाए। ब्रूट्स ने शपथ लेते हुए कहा, अपने साथ ऐसा कुछ होने देने की बजाय वह अपने प्राण ले लेना ज्यादा बेहतर समझेगा। और फिर दोनों अलग हो गए युद्ध में अपनी सेना के आधे आधे भागों का संचालन करने के लिए। दोपहर होने के बाद ऐसा निश्चित प्रतीत हो रहा था कि मार्क एंथनी का पक्ष विजय होने वाला था। एक संदेशवाहक कैसियस के लिए संदेश लेकर आया कि शत्रु उनके खेमे में घुस आया है और उसने ब्रूट्स के अपने लोगों को एंथनी के लोग समझकर युद्ध में हरा दिया। निराशा में उसने अपनी ही तलवार से आत्महत्या कर ली। कुछ देर पश्चात ब्रूट्स वहां पहुंचा, अपने जीजा को मृत पाया और बड़े जोर से चिल्लाया, ओ जूलियस सीजर, तुम अभी भी शक्तिशाली हो। तुम्हारी आत्मा बाहर भटक रही है और हमारी तलवारों को हमारे ही विरुद्ध कर रही है। उसने एक बार फिर से अपनी शेष बची हुई सेना का बहादुरी से शत्रु के विरुद्ध संचालन किया। शीघ्र ही उसे हरा दिया गया और ज्यादातर सेना को बंदी बना लिया गया। मार्क एंथनी ने आज्ञा दी कि ब्रूट्स को ढूंढकर ऑस्ट्रोवियस के तंबू में लाया जाए, परंतु ब्रूट्स ने अपनी ही तलवार से आत्महत्या कर ली थी, कैसियस की भांति। मार्क एंथनी ने ब्रूट्स के मृत शरीर के पास घुटनों के बल बैठकर उस उत्कृष्ट तथा सामान्य व्यक्ति के व्यर्थ हुए जीवन के लिए बहुत शोक प्रकट किया। ये उन सब रोमवासियों में सबसे उत्तम व्यक्ति था, उसने कहा, बाकी सब ने सीजर से ईर्ष्या के कारण वह किया। ब्रूट्स ही एकमात्र ऐसा था जो कि लोगों की भलाई के लिए निष्कपट विचार रखता था। वह खड़ा हो गया और उसने आदेश दिया कि ब्रूट्स के शव को सम्मानतापूर्ण तरीके से दफन करने के लिए खेमे में लाया जाए। हमें उसके साथ उसके गुनाहों के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। उसने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की और सारी दुनिया को बताना चाहिए, ये था आदमी एक बहादुर और सम्माननीय आदमी। ये प्रोज यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। Check out my playlist Class 8th English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.